हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नीट 2026 का PYQ सीरीज सॉल्व करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में, वो भी केमिकल बॉन्डिंग का इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, यहाँ से नीट में क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलेगी। इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कोई भी स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं और रिपीट टू रिपीट मिलते हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार कॉन्सेप्ट वाइज रिपीट होते हैं। क्वेश्चन तो सेम नहीं होते बट कॉन्सेप्ट वाइज रिपीट देखने को मिलती है। आपको पता लग जाएगा कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, वहां पर आप देखना कितने क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखने को मिल रही है। ज्योमेट्री, शेप से डायपोल मोमेंट, स्ट्रक्चर्स के बारे में, हैबिटेशन के बारे में सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट देखने को मिल जाती है। तो हम आई होप तो आपको इस चीज से समझ में जरूर आया होगा कि भाई देखो क्वेश्चंस इसी टाइप से आ रहे हैं, तो इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको सोल्व करना ही जरूरी है, तभी आपको स्कोर आएंगे। और स्कोर आने की चांसेस ज्यादा होती है केमिस्ट्री के अंदर में। अगर आपका ऑर्गेनिक बढ़िया है, इनऑर्गेनिक बढ़िया और फिजिकल और बढ़िया है, तो यहाँ पर स्कोर आपको बूस्ट करेगा और आपको अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हम जितने लास्ट 8 से लेकर 10 ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे को मैंने एक्सट्रैक्ट करके इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। और जहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को हम डिलीवर करेंगे, बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना वो भी बताएंगे। बहुत कम टाइम में आपको क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर में, एक वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करा दूंगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को दोस्तों यारों में जरूर शेयर करना। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टाइम कम है, क्वेश्चंस लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ और अपने स्कोर देखो कितने स्कोर बन रहे हैं। ओके, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में ये बता रखा है क्वेश्चन से अब से मैच करना है, बस कुछ नहीं करना, बेसिक मैच करना है। लिस्ट 1 आपको दे रखा है, लिस्ट 2 दे रखा है, XeO3 दे रखा है। जैसे बहुत सारे आपको ABCD मतलब 4 कंपाउंड दे रखे हैं और आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं और उसका शेप बताने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप आंसर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ओके, अब देखो जेनन है। अब जेनन जो होता है ये नोबेल गैस है, इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाते हैं और 2 बॉन्ड बनाते हैं। हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएंगे, ईच ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हैं तो 6 यहाँ चले जाएंगे ऑक्सीजन बनाने में। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन आप देखो पाई बॉन्ड जब भी डबल बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होता है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, देखो सिंपल इस तरह से बनाते हैं, इस टाइप का बनाते हैं। ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो आपने ऑक्सीजन बनाने में लगा दिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक लोन पेयर बचते हैं। यहाँ पर एक लोन पेयर होता है तो सिंपली कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड देखो ना, सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितने हैं 1 है, तो कितने हुए 4 हो गया ना। तो 4 स्टेरिक नंबर कितना हो गया, sp3 हो गया। तो हम ज्यादा डिटेल वाइज में हम बात नहीं, बस इतना समझ लो ताकि क्वेश्चन फटाफट आप समझ सको। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। तो यहाँ पर 4 स्टेरिक नंबर 4 था। अब यहाँ पर देखो कौन सा है, यहाँ पर sp3 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि A का 2 होगा, सिंपल आंसर। और कहीं तो sp3 है नहीं। अब जब एक लोन पेयर होता है sp3 के अंदर में तो पिरामिडली तो होता है। ये सेम अमोनिया की ही तरह है। अमोनिया क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल तो होता है एक लोन पेयर की वजह से। ओके, BSc में पढ़ा होगा, जब लोन पेयर आते हैं तो रिपल्सन की वजह से शेप में थोड़ा चेंज आती है। ज्योमेट्री की ज्योमेट्री तो वही रहती है टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर की वजह से शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाती है क्योंकि लोन पेयर आया है रिपल्सन करेगा BSc थ्योरी से। ओके, तो 1 का 2 कौन सा ऑप्शन है, देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है। 2 और 3 कट कर दो, बस खत्म। अब देखना है XeF2। अब देखो XeF2 में ये भी जेनन जो होंगे ये भी 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे कि जेनन सारे नोबल गैस है तो 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। देखो अब यहाँ से XeF2 स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूँ। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन, अभी तो समझ लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 2 फोल्डिन अटैच किया हो। इसका मतलब ये है कि फोल्डिन जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो फोल्डिन लेके चला गया अपना 2 बॉन्ड बनाने में। चलो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर भी जेनन के पास कितने बचे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे ना अभी भी। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इसके पास 3 लोन पेयर आ जाते हैं, 3 लोन पेयर। जब 3 लोन पेयर और प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 5 है, मतलब 5 स्टेरिक नंबर, मतलब कि इसको क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। कौन सा ऑप्शन है, sp3d यहाँ है। इसका मतलब ये हो गया कि B का आपको सिंपल 1 हो जाए। कौन सा ऑप्शन, B का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन देखो अब यहाँ से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसका शेप हम पता कर लेते हैं, शेप क्या होता है। देखो सिंपली आप sp3d कैसे बनाते हैं, आपको 3 बॉन्ड जो होते हैं इक्वेटोरियल में होते हैं।
sp3 में और 2 एक्सियल में होते हैं। अब सवाल आता है कि हम लोन पेयर को रखेंगे कहाँ, इक्वेटोरियल में रखेंगे कि एक्सियल में रखेंगे। देखो बेसिक पेयर थ्योरी क्या कहता है, वेस्पर थ्योरी क्या कहता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी क्या करता है, रिपल्सन को मिनिमाइज करना चाहता है। लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है तो लोन पेयर को वहीं पर रखेंगे जहां पर रिपल्सन कम हो। अब देखो एक्सियल के बीच में क्या होता है, एक्सियल बीच में आपको 90 डिग्री एंगल मिलती है और इक्वेटोरियल में आपको कितना होता है, 120 डिग्री एंगल होती है। तो 120 डिग्री एंगल इक्वेटोरियल में है तो हम कोशिश कहाँ करेंगे लोन पेयर रखने का, इक्वेटोरियल में रखेंगे, तभी तो रिपल्सन मिनिमाइज होगा। तो हम इक्वेटोरियल में 3 लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल में रखेंगे। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है, लोन पेयर को अपनी मर्जी से कहीं भी मत रख देना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, लोन पेयर को एक्सियल इक्वेटोरियल मिक्स करके रखते हैं। भाई कंपाउंड अस्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, समझना ये भी है। जहां पर जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर को वहीं पर रखो, रिपल्सन जितना मिनिमाइज हो सके, रिपल्सन जितना कम हो, वहां पर आपको लोन पेयर को सिंपली रखना है, बस ये ध्यान रखना है। तो लोन पेयर रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है किस पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखो, लोन पेयर मिनिमाइज होता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर फोल्डिन आ गया तो क्या हो गया, देखो लोन पेयर तो वैसे नॉर्मल एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो सिंपली इसको अगर हम नेग्लिजिबल भी कर देते हैं लोन पेयर को, तो यहाँ से पता लग गया कि ये लीनियर शेप आ गया। एकदम लीनियर नहीं है, देखो ना एकदम लीनियर के टाइप का फॉर्म है, तो लीनियर शेप है, इसका मतलब बी का 1 सही है, बी का 1 सही है। अब एक और देख लेते हैं, उसे पता लग जाएगा हमारा XeF4। यहाँ पे भी देखो बना के स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे XeO4। तो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है, फोल्डिन 4 2 6, मतलब समझ लो कि 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 फोल्डिन से 4 सिग्मा बॉन्ड, और ऑक्सीजन 2 बनाता है, 1 पाई 1 सिग्मा बनाता है, मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड आपको हो जाएगा और 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, मतलब 6 हो जाएगा, मतलब sp3d2 हो जाएगा। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वाला बात आती है, लेकिन हम शेप देख लेंगे उसके हिसाब से, जो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बता रहा हूँ इसका शेप अलग होगा। तो sp3d2 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका मतलब है कि बी का सॉरी बी नहीं, सी का आपका 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी का 4 यही है, ऑप्शन आपका 4th करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। अब देखो इसका जो XeF4 को जो शेप क्या होगा, शेप आपका स्क्वायर पिरामिडल कैसे होगा, देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं। जेनन बीच में आ गया, ठीक है, सेंट्रल एटम आ गया। अब फोल्डिन जो होंगे वो सारे फोल्डिन आपको किस पे होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे, ठीक है, एक एक्सियल पे नहीं होगा, इसमें उल्टा होता है ऑक्टाहेड्रल में। ये सारे के सारे फोल्डिन जो होते हैं वह इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आएंगे और हमारा जो लोन पेयर आएगा वो एक्सियल पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए इसका उल्टा होता है। हाँ, टीबीपी केस में ट्रायगोनल बाई पिरामिडल के केस में क्या होता है, इसका लोन पेयर जो होते हैं हम किस पे रखते हैं, इक्वेटोरियल पे, ताकि मिनिमाइज करना है हमको रिपल्सन। लेकिन ऑक्टाहेड्रल केस में क्या होता है, जो लोन पेयर हम रखते हैं वो किस पे रखते हैं, एक्सियल पे रखते हैं, बस यही ध्यान रखना है। ये F4 हो गया। अब यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। अब देखो ये हो रहा ना, स्क्वायर पिरामिडल आ गया ना, तो कौन सा ऑप्शन है आपको, 1 का 4th ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ACF6 का निकाल के एक बार देख लेना, ओके। अब 2 नंबर क्वेश्चन देख लो खुद से एक बार, क्या क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में है डायपोल मोमेंट को पूछ रखा है कि डायपोल मोमेंट ये ऑर्डर सही है या नहीं है। देखो अब डायपोल मोमेंट कैसे पहचानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डायपोल मोमेंट को पहचानने का तरीका क्या है। देखो डायपोल मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होना जरूरी है, और उसके साथ साथ आपको ज्योमेट्री भी देखना जरूरी होता है कि किससे बॉन्ड अटैच है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सम ऑफ द वेक्टर। वेक्टर देखना होगा, वेक्टर एडिशन हो रहे हैं सब्सट्रैक्शन हो रहे हैं, जहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा वेक्टर वो 0 हो जाएगा, जहां पर एडिशन हो रहा है वेक्टर वहां पर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट निकल के आ जाएगी। जैसे वाटर, देखो वाटर का बॉन्ड इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। अब इसका यहाँ पर लोन पेयर आ जाएंगे, यहाँ पर लोन पेयर आ जाएंगे। आपको ज्योमेट्री पता होना चाहिए हर कंपाउंड का, तभी समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर जरूरी है, एक लोन पेयर यहाँ पर आ गया। आप देखते हैं CHCl3, यहाँ पे H है, Cl है, Cl है, Cl। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होती है, तो यहाँ से इसकी जो वेक्टर होगी इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है, जो ये लोन पेयर जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसमें क्लाउड ज़्यादा होते हैं, तो क्या करता है वो इन्फ्लुएंस करता है वेक्टर अपनी ऊपर, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऑल ओवर आप देख रहे हो कि यहाँ पर वेक्टर ऐड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नॉट इक्वल टू 0 है म्यू, तो यहाँ पर ये क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगी ही होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है, किसका, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो ये वेक्टर अपनी तरफ लेगा, ठीक है, ये भी अपनी तरफ लेगा और ये भी अपनी तरफ लेगा। और देखो लोन पेयर है तो ये भी ऑल ओवर ऊपर जाएगा, मतलब
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा एटम की बात करते हैं, लोन पेयर नहीं। लोन पेयर एटम थोड़ी है, वो तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। लेकिन क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात होती है तो कहीं ना कहीं जो वेक्टर होता है अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करता है। क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करता है वेक्टर को, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑल ओवर ऊपर की तरफ वेक्टर जाएगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी अच्छा खासा। ओके, अब यहाँ पर देखो कार्बन और कोल्ड्रीन के बीच में देखे जाएंगे तो कार्बन और कोल्ड्रीन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोल्ड्रीन की ज्यादा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये भी नीचे की तरफ जाएगा, ये भी नीचे की तरफ, ऑल ओवर नीचे जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी ऐड हो रहा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल होने की वजह से इसकी मी की वैल्यू जीरो तो नहीं होती है, लेकिन कुछ बहुत कम हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो वाटर की सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगी और अमोनिया की होगी, उसके बाद क्लोरोफॉर्म की होगी। लेकिन वाटर का ज्यादा होने का रीजन ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच है आपस में, और यहाँ पर देखो NH से अटैच है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखा जाए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होगी बहुत ज्यादा होगी NH से। इसकी वजह से वाटर की ज्यादा होती है डायपोल मोमेंट, उसके बाद अमोनिया, फिर लास्ट में क्लोरोफॉर्म आएगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी ऑप्शन में क्या है, HCF4, HCO3 और HCF2 में द नंबर ऑफ लोन पे बताना है। अब देखो नंबर ऑफ लोन पे काउंट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो अब यहाँ पर सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पर देखो HCF4 में कितने लोन पेयर होंगे। अब देखो 4 तो 14 बना दिया बॉन्ड, अब 4 14 बनाया तो आपको जेनर के पास 8 इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 4 बनाया, इसका मतलब 4 और इसके पास है तो 2 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर मान लो, बस मान लो है 2 लोन पेयर। अब इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना लिया, अब जब 6 इलेक्ट्रॉन बना रखा है तो 2 बचे, तो 1 लोन पेयर इसके अंदर है, तो 1 लोन पेयर इसके अंदर है। और इसमें देख लो, इसमें देखना 2 14 बनाया, इसका मतलब अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 3 लोन पेयर इसमें है। तो इसमें देखो ऑर्डर देखो सही है, 2 लोन पेयर, फिर उसके बाद 1 लोन पेयर, फिर उसके बाद 3 लोन पेयर। क्या ऑर्डर सही है? एकदम गलत है ना, ऑर्डर गलत है, ये गलत हो जाएगा। अब देखो OH CH और NO का बॉन्ड लेंथ बताना। देखो अब सबसे पहले OH CH और NO इसकी बॉन्ड लेंथ से पहले आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पता करना होगा, तब बॉन्ड लेंथ बना मतलब उसको निकालना इजी होता है। इसका बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इनऑर्गेनिक के अंदर में केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, कि इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। ओके, ये बात को समझ में आ रही है? चलो अब देखो ये आपको 2p ऑर्बिटल का है, ये 1s का है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी 2p का है, ये 1s का है, इससे हम बता देंगे आपको ये 2p का है, सॉरी NH नहीं है NO है, सॉरी NH नहीं NO, ये भी 2p का है। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैं पहले पता कर रहा हूँ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए जितना साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, नंबर ऑफ सेल जितना कम होगा उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब देखो ये 2p है, यहाँ पे 2p 1s है, 2p 1s है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो जाएगी, तो ये सबसे लास्ट होगा, NO सबसे लास्ट होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर में। अब OH और CH में देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो दोनों तो सेम है, ओवरलैपिंग 2p 1s 2p 1s। अब साइज में देखते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन का, ये साइज देखते हैं ना, हाइड्रोजन से सेम ही है, तो जितना साइज छोटा होगा ना उतनी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब देखो पीरियोडिक टेबल में पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, तो हम जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज क्या होती है, डिक्रीज करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज करती है कि नहीं करती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी ना। अब जिसकी साइज जितना स्मॉल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि OH का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा CH से, और सबसे कम NO का हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात मैंने बता दिया, BS बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर देख लो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ तो उल्टा ही है ना, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ के रिलेशन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जब अब बॉन्ड स्ट्रेंथ OH ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाएगा ना, बट यहाँ पर देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ OH का दे रखा है, मतलब बॉन्ड लेंथ OH का दे रखा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ पूछा है तो बॉन्ड लेंथ OH का दे रखा, तो ये गलत हो गया, सिंपल सी गलत हो गया। ये जो ऑर्डर दे रखा है ये सिंपली बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ उल्टा होना चाहिए, ये गलत हो गया, ठीक है। अब N2O2H2 बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी, तो बस वही है ना, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर जोड़ लो। अब देखो N2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 का होता है, ठीक है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होते हैं और H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 का होता है। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड एनर्जी, है ना। देखो यहाँ पर ऑर्डर देखो ना, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी बॉन्ड एनर्जी, इसका मतलब N2 3 है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसका ऑप्शन ये भी सही है। तो A और D इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाए। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट देख लो, A और D, फोर्थ ऑप्शन इज
करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना और समझना। ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में फिर मैच द फ्लोइंग है और मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं। नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड बताना, कितने बॉन्ड है, कितने सिग्मा, कितनी पाई, ये बताना। इथेन क्या होता है, इथेन सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है। इथेन ये है ना CH3 इसके अंदर कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा ऑप्शन, 1 सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंपल ये है, A का 3 हो जाएगा बस। कौन सा ऑप्शन, A का 3 है कहीं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये कट करो, ये कट करो, एलिमिनेट ऐसे क्वेश्चंस को करो, ऑप्शन को एलिमिनेट ऐसे ही करो। ओके, इथीन है, इथीन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, ये इथीन का स्ट्रक्चर। पहले आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। इथीन, इसमें क्या होते हैं, एक पाई होते हैं और एक सिग्मा होते हैं, बस एक पाई और एक सिग्मा। कौन सा, एक पाई एक सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई, कितने हो जाएंगे हमारा, ये बी का जो हो जाएगा, बी का 4, तो A का 3 B का 4। कौन सा ऑप्शन, यहाँ भी, यहाँ भी। चलो ठीक है, हम आगे करते C2। आपने C2 के केस में देखा, C2 के अंदर दो बॉन्ड होते हैं, दोनों पाई होते हैं, दोनों पाई होते हैं, पाई दोनों हो जाते हैं C2 केस में। और आपने एमओटी पढ़ा तो वहां से पता लग जाएगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं लास्ट में वो पाई के अंदर ही जाते हैं। कैसे जाता मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा एमओटी का बेसिक जो इसका जो फॉर्मूला होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 है ना, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पर C2 है, मतलब C2 का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसमें sp मिक्सिंग अलाउ होती है। तो सिग्मा 2p जो पाई के बाद आता है, सिग्मा 2p जो होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है पाई से। तो यहाँ पर आगे, अब इसके बाद आते हैं पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर आते हैं सिग्मा 2pz, यहाँ पर sp मिक्सिंग अलाउ होती है। जब इसका डायग्राम बनाओगे ना तो इसमें एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, इसी वजह से sp मिक्सिंग अलाउ होती है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुल करो, 2 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 9 10 11 12, कितने 12 इलेक्ट्रॉन है C2 में। अब दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स आए किसमें आ रहे हैं, पाई में तो आ रहे हैं ना। इसका मतलब जो बॉन्ड होंगे वो सिग्मा एक भी नहीं होगा, सारे के सारे पाई होंगे। तो 2 पाई कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर देखो B का 2, सॉरी B का नहीं, C का 2, C का 2। अब देखो कौन सा ऑप्शन, C का 2 यहीं पर है। ऑप्शन इज थर्ड का, आपको थर्ड ही आंसर करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन की हम देख लेते हैं। फोर्थ नंबर वही मैच द फ्लोइंग है। देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री, बेसिक पेयर थ्योरी इसी से आपको बताना है। तो आपको ये टॉपिक आपको आना चाहिए। वेस्पर थ्योरी बहुत जरूरी है, उसका स्ट्रक्चर, शेप, किसी मॉलिक्यूल का आपको आना जरूरी है। अमोनिया देखो यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है, शेप और ज्योमेट्री बताना। देखो अमोनिया, अमोनिया सिंपल मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका होता है शेप। कैसे होता है, स्ट्रक्चर बनाओ ना, ये होता है, ठीक है, एक लोन पेयर होता है, ये इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। लेकिन शेप जो होते हैं वो, सॉरी शेप जो होते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, पिरामिडल होता है। कौन सा ऑप्शन है, ए का यहाँ पर 1 हो जाता है, ए का 1 बस। और देख लेते हैं ए का 1 कहीं ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखो ए का 1 एक ही ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो यहाँ तो आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगी फोर्थ का। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना, बट बाकी हम और भी सोल्व कर देते हैं। अब देखो बी का देख लो, अब बी में देख लो BrF5 है। अब ब्रोमीन कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट अपने पास रखते हैं, वैलेंस कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, ये हैलोजनस वाला पार्ट है। अब जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो 5 तो फोल्डिन बना रहे हैं, तो 5 फोल्डिन बना रहे हैं, इसका मतलब जो सिग्मा बॉन्ड हो गया 5, तो 5 फोल्डिन बना रहे हैं। तो कितने अब इसमें लोन पर बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो 2 बचे, मतलब 1 लोन पर बच रहे हैं ना। लोन पर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब 1 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर है यहाँ पे। तो कितने हो गए, स्टेरिक नंबर 5 और 1 6, मतलब सिंपल क्या बोल सकते हैं, sp3d2। सिंपल, ये समझ में आया मेरी बात। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है ना आपको, अपने हिसाब से निकाल लेना। हम लोग कैसे निकालते हैं, बेसिक सिग्मा प्लस लोन पेयर, बस ये ध्यान रखना। पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट नहीं करते, कि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से हम क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो पूछा नहीं है, इसका शेप और ज्योमेट्री पूछा है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऑक्टाहेड्रल है ना, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन शेप क्या होगा। आप देखो ब्रोमीन को सेंटर में रखो, 5 फोल्डिन को आप एक्सियल पे रखो, सारे एक्सियल पे रखो, और एक यहाँ पर आएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, तो इस केस में आपको इस तरह से बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो बी का स्क्वायर पिरामिडल कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब बी का आपको फोर्थ ऑप्शन मतलब मिल जाएगा। तो यहाँ पे बी का फोर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ का आपको मतलब आंसर तो बनी है। अब XeF4 देखो, XeF4 में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब XeF4 में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है 4 तो फोल्डिन बना दिया, तो फिर भी आपके पास 4 फोल्डिन बना, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिया। लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर हमारा हो जाएगा 4, अगर ये बना रहा है तो 2 लोन पेयर हो जाएगा ना, 2 लोन पेयर होगा, समझ जाओ। और सिग्मा बॉन्ड कितने, 4, ये भी sp3
D2 मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो सिंपल ये है कि 4 फोल्ड यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, और 2 लोन पर ऊपर आ जाएगा, बस दोनों लोन पर ऊपर। तो दोनों लोन जो लोन पर है वो एक्सियल में चले जाएंगे और यहाँ पर क्या इजेनन है बस। तो कितना स्क्वायर प्लेनर आ गया ना, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी का 2 हो जाएगा। तो आंसर आप देखो मैच कर रहा ना, इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी लास्ट जो बचा रखा है उसको आपको खुद से और करने की कोशिश करना। ओके, तो फोर्थ का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर पूछ रखा है। 3 रेजोनेंस ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन ओजोन। देखो ओजोन को आप 3 रेजोनेंस कभी नहीं बनते, ओजोन का पहले स्ट्रक्चर पता करना होगा। ओजोन मतलब ये इस तरह से होते हैं, इस तरह से होता है, ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। जब भी इसकी आप रेजोनेंस बनाओगे ना तो आपको 2 ही बनेंगे, 3 तो बनने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है, 3 बनने के चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ से देखो है ना सेम, 2 ही बन गए, तो 2 ही बनेंगे, इसका 2 ही बनेंगे। तो ये आपको करेक्ट पूछे तो ये गलत है, इनकरेक्ट है तो ये नहीं होने वाला। BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। देखो BF3 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो हमेशा इसकी डायपोल मोमेंट जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव फोल्डिन है, अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये ऑल ओवर अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ से पूरा अपने अपने मतलब कैंसिल आउट हो गया, 0 इसको हो जाता है, डायपोल मोमेंट 0 होता है। ये भी नॉन जीरो पूछे तो ये भी गलत है। डायपोल मोमेंट NF3 इज ग्रेटर देन अमोनिया, नहीं ये गलत है। अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से। अगर आपको पता हो स्ट्रक्चर तो आप खुद बना लोगे। यहाँ पर देखो अमोनिया है ना, यहाँ पर लोन पेयर है, और सेम चीज यहाँ पर NF है, लोन पेयर। अब देखो इसकी वेक्टर देखना, वेक्टर से पता लग जाएगा। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा। अब ये देखो ये नीचे जा रहा है, हायर इलेक्ट्रॉन फोल्डिंग की ज़्यादा होती है, ये नीचे जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोन पेयर के पास थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो करता है, लेकिन ये हल्का तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन जिसकी वजह से ये कैंसिल आउट होता है कि यहाँ पर 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। 0.74 डिवाइड आप इसकी वैल्यू होती है, और इसका होता है 2.54 डी होता है इसकी। तो आपको अमोनिया की सबसे ज़्यादा होती है NF3 से, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैन ड्रॉ, हाँ ये सही है। कार्बोनेट का हमेशा जो रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 होते हैं। यहाँ से आप खुद एक बार निकाल के देखो ना, ये होता है ना कार्बोनेट, इसको करो आप वापस, ये जाएगा इस तरह से होगा, ठीक है। फिर से करोगे तो यहाँ से आएगा, ये वापस जाएगा, या फिर ऐसे कर दो ना, वैसे करोगे तो वापस फिर आएगा, नहीं सॉरी ये इससे फर्स्ट वाला ही करना, यही करना, ठीक है। करोगे तो यहाँ आएगा और ये O- हो जाएगा, ये O-। तो इसका 1 2 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। तो आपको फिफ्थ का आपको फोर्थ करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब 6 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल मोमेंट का आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो, पढ़ लो, ठीक है। तो अमोनिया, H2S, मीथेन और HF, इसकी डायपोल मोमेंट के ऑर्डर बताना है। सबसे पहले मीथेन को देख लेते हैं। मीथेन एक सिमेट्रिकल है, तो सब सेम है ना हाइड्रोजन, तो इसके वजह से म्यू का वैल्यू इसका 0 हो जाता है। ये आपका नॉन पोलर होता है मीथेन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल, तो यहाँ पर आपकी जो डायपोल मोमेंट होगी सबसे कम मीथेन की होगी। तो यहाँ पर एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो ये आप कैंसिल ही कर दो। इसी में से कोई ऑप्शन होने वाला है 6 में से 2 और 4 में, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन को एलिमिनेट, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश फटाफट कर लो। अब आते हैं HF और अमोनिया में। देखो HF क्या होता है, HF सिंपल इस तरह से होता है। अब देखो फ्लोरीन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से अपनी तरफ बॉन्ड को खींचेगा, तो ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगा, अमोनिया से भी ज़्यादा होगा, तो HF का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और अमोनिया का देखो, अमोनिया का देखो डायपोल मोमेंट इसकी होती है अच्छी खासा, लेकिन HF से तो कम होगा ना। अब इसको देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऑल ओवर ऊपर की तरफ इसको वेक्टर जा रही है, लेकिन HF की सबसे ज़्यादा हो जाती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑल ओवर अपनी तरफ जाएगा, तो इसकी बहुत वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो इसका आंसर आपका 2 करेक्ट हो जाएगी 6 का। ओके, अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लो। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये नीट 2023 के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर देखो एमओटी की बात कर दिया है, तो एमओटी का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस में आपको इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं, यहाँ पे ध्यान भी रखना है, इनकरेक्ट बताना है। तो देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, 2px 2py ऑर्बिटल सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। क्या सिमेट्रिकल होता है? देखो अगर जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग करते हैं, तो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे भी हम, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करना, या सपोज कर लो
ये कुछ ऐसा है, ये हमारा क्या है, जेड है, ये वाई है, ये हमारा एक्स है। सेम यही चीज़ हमारा है, यहाँ पे जेड है, वाई है, एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पी एक्स है और यहाँ पर पी वाई है। तो पी एक्स हमको इस तरह से ओवरलैप होगा, पी वाई इस तरह से ओवरलैप होगा, ठीक है। क्या दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है? नहीं, सिमेट्रिकल तो नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ये गलत है, मतलब इनकरेक्ट है। क्या यही ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं, पता लग जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सेकंड में है, ए पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द बिलो न्यूक्लियर एक्सिस। देखो ये बात एकदम सही है। जब भी आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं पाई के केस में, ये समझे पाई है तो ये हमारा और ये हमारा क्या है, बॉन्डिंग है, ठीक है। ये हमारा एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग जब भी बनता है वो किससे बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलके बनता है। मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनता है। और यहाँ पर न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के होते हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होता है बॉन्डिंग केस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये ध्यान रखना है, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यूज होते हैं वहां पर सेम चार्ज से ओवरलैपिंग होती है, इसकी बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। और एंटी बॉन्डिंग केस में क्या होता है, इस केस में बॉन्ड वीक बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है, ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इसमें चार्ज सेम या डिफरेंट डिफरेंट चार्ज से ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बन के वीक बनता है और इसमें न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है। तो ये पहला ऑप्शन एकदम सही है। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन की बात है, पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन। देखो थोड़ी नोडल बिटवीन नोड पूछ रहा है, नोडल प्लेन नहीं, नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। नोड के मतलब क्या होता है, नोड के मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो हो। तो ये बात सही है कि पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता ही नहीं है, कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा नहीं। यहाँ पर देखो ये चीज तो है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ही नहीं तो क्या होगा, नोडल प्लेन वहां पर तो होगा ना। नोडल प्लेन वही ना होता जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की जीरो होती है। तो ये भी सही है ना, ये भी सही है। द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन वेव द बॉन्डिंग एटम रेनफोर्स ईच अदर। हाँ, अब देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनते हैं तो उनके बीच में एक क्या होता है, वेव आप काम करता है, वेव जो होता है वेव का काम करता है और एटम की भी रेनफोर्स होता है उसको मदद करती है। ये भी सही है, तो ये भी सही है ऑप्शन। तो कौन सा इनकरेक्ट है, पहला ही ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं होती। ओके, अब 8 नंबर क्वेश्चंस में है कि करेक्ट ऑर्डर आपको एनर्जी बताना है किसका, मोलिकुलर ऑर्बिटल N2 का। देखो N2 मतलब समझ जाओ कि N2 है मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी 14 इलेक्ट्रॉन मतलब अगर 14 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन से कम, उसमें हम यूज करते हैं sp मिक्सिंग वाला, sp मिक्सिंग होती है, ठीक है। उसमें जो पीरियड होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है नॉर्मल में, लेकिन इसको डायग्राम हम जब बनाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, इसकी एनर्जी की गैप बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर गैप एनर्जी बहुत कम होता है, गैप एनर्जी बहुत कम होती है, लो होती है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 14 और 14 से कम कहते हैं, B2 हो गया, C2 हो गया, N2, इस केस में हम यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सिग्मा 2 पीरियड बाद में आता है पाई से। यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, नहीं ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, हाँ थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, हाँ ये सही है, यही यहाँ पर सही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी B2 और C2 और N2 केस की बात करें, बिफोर 14 इलेक्ट्रॉन मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से कम या 14 इलेक्ट्रॉन के पास की बात करते हैं तो वहाँ पर sp मिक्सिंग अलाउ होता है। और जहाँ पर O2 और F2 की बात करें, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर या 14 इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर जब हम बात करते हैं वहाँ पर sp मिक्सिंग अलाउ नहीं होती है, मिक्सिंग अलाउ नहीं होती, क्योंकि उसके बीच में गैप जो होती है, एनर्जी गैप होता है डायग्राम में बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए sp मिक्सिंग नहीं होता। इसका आंसर आपका 4 करेक्ट हो जाएगी। द amongst द फ्लोइंग टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसे बताना कि इस कुछ आपको कंपाउंड दे रखे हैं, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कितने कंपाउंड है जिसके अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अमोनिया का देखो, अमोनिया वाला स्ट्रक्चर बनाओ, अमोनिया का लोन पेयर है, हाइड्रोजन ऐसे होता है ना। क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है। देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा से काउंट कर लेना है। AlCl3 में देखो क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है। BeCl2 में देख लो, ये कुछ ऐसे होते हैं। क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं है। CCl4 में देखो,
क्या 8 इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 6, हाँ ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें देखो PCl5 में देखो, PCl5 में देखो 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल में, अब 2 एक्सियल में। क्या 8 इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 6 2 8 10 इलेक्ट्रॉन है। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो कितने 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? एक ये है, एक ये है और एक ये वाला है। 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा। कौन कितने हो गए? 3 हो गए। इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी 9 का 4। ओके, अब देखो क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन से कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिडीन। ये भी नीट आपको 2023 क्वेश्चन है। प्रिडीन के पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितनी पाई बॉन्ड है। पूरी अक्रॉस पूरा आपको बताना है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। अब देखो पहले प्रिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन जैसा होता है, बस उसमें नाइट्रोजन ऐड हो जाते हैं, बस यही है। प्रिडीन का स्ट्रक्चर पता ना हो तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि बेंजीन ही होता है, लेकिन उसमें बस एक नाइट्रोजन ऐड कर लेना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपका जाके प्रिडीन हो जाता है। अब कितने सिग्मा बॉन्ड है ये काउंट करना है। देखो अब यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर आपको पता लगे एक लोन पेयर तो होगा, लोन पेयर आपका एक हो जाएगा बस। तो यहाँ पर लोन पेयर की बात पूछ रहा है ना, तो लोन पेयर एक, तो ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, तो ऑप्शन 2 और 3 होगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर पता लग गया कौन सा ऑप्शन में आंसर होगा, 2 और 3 में ही होगा। अब सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड देखते हैं। पहले पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब पाई जो होंगे वो 3 हो जाएगा। कहाँ 3 है? यही है, तो ऑप्शन तो वैसे ही सही हो गया ना। 10 का 2 ऑप्शन, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, टाइम को बचाना है, क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है, टाइम को बचाना, गलत भी नहीं होना। थोड़ा सा आप जल्दी के चक्कर में गलत भी नहीं करना, क्वेश्चन को समझो और थोड़ा स्मार्ट गेम खेलो, क्वेश्चन के साथ आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। तो 10 का ऑप्शन 2, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, बस खुद से करके देखना, 11 आपको आएगा ही आएगा। ओके, अब 11 नंबर क्वेश्चन से कि अब देखो फिर तो मैच द फ्लोइंग से लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल है, फिर शेप, इससे मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मॉलिक्यूल, शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट, इससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है बच्चे, यहाँ पर ध्यान देनी है आपको, है ना। तो देखो अमोनिया है, तो अमोनिया का आपको क्या होगा शेप? ट्राइगोनल पिरामिडल, तो मुझे याद हो गया, तो आपको याद हो ही गया होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना। कौन सा है? देखो ए का आपका थर्ड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? कोई ऑप्शन तो एक ही है, ले भाई आंसर करेक्ट, 11 का थर्ड आंसर करेक्ट। बस वैसी हो, जरूरत ही नहीं पड़ी हमें निकालने की। हाँ, यहाँ से पता लगे Br5, मैंने आपको पहले ही बताया Br5 क्या होता है, sp3d2 है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बट शेप क्या होगा? एक लोन पेयर इसके अंदर में, तो स्क्वायर पिरामिडल होगा ना, इसका स्क्वायर पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल। ये ध्यान रखना, जब एक लोन पेयर होता है ऑक्टाहेड्रल में तो स्क्वायर पिरामिडल होता है, और 2 लोन पेयर जब होगा ऑक्टाहेड्रल में तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पर आ गया, इसका मतलब D का 1 हो जाएगा। अभी भी देख लो ना, कहाँ पर D का 1, यहाँ पर है ना। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 11 का थर्ड। बाकी क्वेश्चन खुद से कोशिश करना करने के लिए, मैं फिर भी आपको B का बताता हूँ। B के बच्चे कंफ्यूज होते हैं ClF3 में। अब देखो क्लोरीन जो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं, 3 बनाया फ्लोरीन ने, कितने बचे? अभी भी कितने बचे? 4 बच गए ना। इसका मतलब लोन पेयर जो हो जाएंगे, लोन पेयर जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, और सिग्मा बॉन्ड जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। कितने हो गए इसका स्टेरिक नंबर? sp3d5 हो गया ना स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। ओके, अब इसको कैसे हम इसको इलेक्ट्रॉन को हम अच्छे से अरेंज करेंगे sp3d में, क्लोरीन सेंट्रल एटम रहेगा। अब देखो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ना अब एक्सियल में ही रखना बेटर होता है, क्योंकि हम रिपल्सन मिनिमाइज करना है, बेंट रूल के हिसाब से वही बोलता है। लेकिन हम पहले इसमें अप्लाई करेंगे VSEPR थ्योरी, फिर भी बाद में हम बेंट रूल अप्लाई करते हैं कि हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सियल पे रखते हैं। रीजन ये होता है कि वहां पर S कैरेक्टर कम होती है एक्सियल पे, तभी तो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे रखते हैं? एक्सियल पे रखते हैं। ये बेंट रूल कहता है। लेकिन यहाँ पर आपको VCPR थ्योरी से आपको बताना होगा कि जो आपको इसमें जो इक्वेटोरियल होता है sp3d के अंदर में, और 2 एक्सियल होता है। इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 120 होते हैं, और एक्सियल का 90 होता है। तो एक्सियल पर हम लोन पे रखेंगे तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन लोन पर इक्वेटोरियल पर रखेंगे तो रिपल्सन कम हो जाएगी। तो हमें रिपल्सन को मिनिमाइज करना पड़ता है कि बॉन्ड एंगल ज्यादा है यहाँ पर इक्वेटोरियल में, तो स्पेस थोड़ा ज्यादा है, तो हम लोन पर रखेंगे इक्वेटोरियल पे तो रिपल्सन कम होने की चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर पहले अप्लाई करना है इस टॉपिक्स पे। अगर जब भी आपको शेप बताना है TPP केस में, ऑक्टाहेड्रल केस में, तो लोन पर कहाँ पर रखेंगे तभी तो शेप पता लगेगा ना। लोन पर उल्टा पुल्टा रख दोगे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा और शेप भी नहीं बता पाओगे। तो कहाँ पर लोन पेयर रखना है, पहले VSEPR थ्योरी देखना, उसके बाद बेंट रूल भी देखना है, ठीक है। लेकिन VSEPR थ्योरी से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो आपको कहाँ पर रखना है इस केस में, तो लोन पेयर आपको रखना, कितने लोन पेयर यहाँ पर देख लो, ClF3 में 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर आपको इक्वेटोरियल पे ही रखना है। बाकी बच गया फ्लोरीन, अटैच कर दो ना,
बस इससे क्या हो गया, इससे हमारा लोन पेयर इक्वेटोरियल पर रखने से क्या होगा, रिपल्सन मिनिमाइज हो गया, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना। इसी का उल्टा हम करते हैं ऑक्टाहेड्रल में। अगर लोन पेयर इसको हम रख रहे थे टीवीपी केस में इक्वेटोरियल में, तो लोन पेयर अगर ऑक्टाहेड्रल में रखेंगे तो एक्सियल में रखेंगे, जस्ट उल्टा रखेंगे, बस ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आप यहीं से सोल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चे, अब ये देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा लोन पेयर को हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, और यहाँ पर देखो टी शेप नहीं बन रहा, टी शेप बन रहा, तो बस शेप टी शेप आ गया, क्योंकि हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं शेप के अकॉर्डिंग। जब भी हम बताते हैं तो लोन पेयर नेग्लिजिबल माना जाता है शेप में, तो टी शेप आ गया। तो यहाँ ये क्या आ गया, टी शेप। कौन सा ऑप्शन है, बी का टी शेप का, हाँ बी का 4 ले भाई, बी का 4 है ना, कौन सा ऑप्शन, वैसे भी बी का 4 है ना, ठीक है। तो आंसर इसका 11 का थर्ड करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको समझना है, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना, क्वेश्चन ऐसे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लो। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड एंगल आपको बताना, सिंपली बॉन्ड एंगल बताना है। देखो मैंने आपको बताया बॉन्ड एंगल बताने के लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, जहां पर लोन पेयर रिपल्सन जब होती है, जहां पर लोन पेयर ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगी। लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा अगर है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाती है। अगर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाती है। यही ध्यान रखना है, मेन पॉइंट, यही मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखो अब समझ में आ गया होगा, इसमें क्या देगा, CO2 का स्ट्रक्चर क्या पता कर लो पहले, ये होता है, इसकी बॉन्ड अगर 180 डिग्री होती है, सॉरी 180 डिग्री होती है ना, 180 डिग्री होती है बॉन्ड एंगल। ओके, तो सबसे ज्यादा CO2 को होगा, तो ये आपको ये कैंसिल करो, ठीक है। अब देखो वाटर केस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, इसका 2 लोन पेयर है। अब लोन पेयर भर के है, तो लोन पेयर भर पे आपस में रिपल्सन करेगा, और जब रिपल्सन करेगा तो इसको हीट यहाँ करेगा, इसको हीट यहाँ करेगा, ऐसे बॉन्ड था, और रिपल्सन का ऐसे हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कम हो गया ना। तो इसकी बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 104 डिग्री होता है वाटर का। तो मैं आपको उसका डेटा भी बता रहा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, डेटा भी बताऊंगा। अमोनिया में देखो, अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, इसमें एक लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर एक होने का रिपल्सन तो होगा, लेकिन वाटर का थोड़ा सा कम रिपल्सन होगा, जिसके से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। ओके, अमोनियम सिंपल मीथेन की जैसा हो जाएगा, अमोनिया नहीं अमोनियम है, तो ये 109 डिग्री के आसपास हो जाएंगे, कुछ ऐसा 28 मिनट वाला, ठीक है, जैसे मीथेन का होता है ना वैसे ही होगा। तो सबसे ज्यादा CO2 को होगा, उसके बाद अमोनियम का होगा, उसके बाद अमोनिया का वाटर होगा। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी 12 का 2 आंसर करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लो, अमॉन्गस्ट द फ्लोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इस ऑप्शन में बताना है किसके अंदर मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्सन की चांसेस ज्यादा है। तो देखो इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर में होते हैं, 4 बना लिया फ्लोरीन, तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो 1 लोन पेयर बचा, बस। देखो लोन पेयर कितने ज्यादा है उससे रिपल्सन पता लग जाएगा। इसमें देख लो जेनन कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, सॉरी जेनन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं ना। अब 2 फ्लोरीन बना रहा है, इसका मतलब अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भरे पड़े हैं, इसका मतलब लोन पेयर जो हो जाएंगे 3 हो जाएगा ना। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर बोलते हैं, यहां समझ में आ जाना आपकी बातें। ओके, ठीक है। अब CL3 में कोल्ड्रिन 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन बना लिया है, तो 4 बचे, इसका मतलब लोन पेयर इसके पास 2 हैं। समझ में आ गया बात, हमारी बात समझ में आनी चाहिए आपको। आयोडीन हाइड्रोजन के पार्ट है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात वही है, समझना। और 5 फ्लोरीन बना लिए, इसका मतलब कितने हो गए, 1 लोन पेयर इसके अंदर बचे पड़े हैं। अब देखो सबसे ज्यादा लोन पेयर किसमें है, लोन पेयर 3 में है, मतलब इसमें है, तो इसमें लोन पेयर रिपल्सन की चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, मैक्सिमम लोन पेयर, इसका ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगी। तो जब तक स्ट्रक्चर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे बना पाओ क्वेश्चन तो बहुत इजी है, स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। आपको इतना स्ट्रक्चर भी नहीं पता हो तो आपको पता लगना चाहिए आपको दिमाग में कि लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तब पता भी लग जाएगा, आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ओके, अब देखो बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विच अमॉन्गस्ट द फ्लोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है। देखो H2 आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, देखो H2 पहले मान ले, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये पहले गरीब और H इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना भाई,
तो ये तो सही है ना, ये तो करेक्ट है, एकदम सही है। हमें पूछा है इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे इनकरेक्ट बोल के करेक्ट लगा देते हैं, गलत आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे, ध्यान रखना। O2, O2 को ध्यान रखना, O2 हमेशा पारामैग्नेटिक होता है। अगर आपको याद हो तो समझ में आ जाएगा। अब कैसे पैरामैग्नेटिक होता है मैं थोड़ा सा एमओटी से बता देता हूँ, डायग्राम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एमओटी जो फॉर्मूला बेसिक होता है डायटोमिक्स का, होमो एटॉमिक का, वो मैं बता देता हूँ। होमो एटॉमिक क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला एमओटी का। देखो यहाँ पर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, एनर्जी हमेशा इंक्रीज में जाता है, ये ध्यान रखना अपने। ठीक है, ओके, यहाँ पर ध्यान रखना आपको, ये हो गया। अब यहाँ पर O2 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे sp मिक्सिंग अलाउ नहीं है, और सिग्मा pz पहले आ जाएगा पाई से, तो सिग्मा 2pz। ठीक है, पाई 2px बराबर पाई 2py। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई 2py। अब इलेक्ट्रॉन भर दो इतना में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे आप भरोगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने पुट किया, 2 यहाँ किया, 2 यहाँ किया, 2 यहाँ किया, 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 10 हो गए। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, 11 12 13 14 15 16। अब देख लो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। O2 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 8 दूनी 16, एक ऑक्सीजन 8, 2 O2 है, 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फुल किया है, सिंगल फुल किया ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पारामैग्नेटिक होना बच्चे, पारा हुआ ना, डायमैग्नेटिक तो हुआ नहीं ना, तो ये पारामैग्नेटिक होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस का बॉन्ड। देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन में हमेशा O2 का बॉन्ड आता ही आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो O2 का आपको पता है, याद तो होगा, O2 का बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बेसिक चीज मैं आपको तो ट्रिक बता रहा हूँ, बस सिर्फ O2 का अप्लाई होता है ताकि याद करने की जरूरत नहीं पड़े। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं O2 में कितने, 2 होंगे या 2.5 होंगे या 1.5 होंगे, ये कंफ्यूज होता है। देखो अब O2 प्लस आता है, O2 प्लस है, ठीक है, तो प्लस का मतलब समझ लो कि ऐड, ट्रिक बता रहा हूँ, प्लस का मतलब ऐड करना है, तो 2 में से 0.5 सिर्फ ऐड करना, 2.5 हो जाएगा, सिर्फ 0.5 प्लस 1 ऐड करने की बात हो रहा है, तो 0.5 ऐड करना बस, ठीक है। O2 प्लस आ गया, O2 माइनस, इसका मतलब O2 का 2 है, माइनस का मतलब माइनस करना है 0.5, तो 2 में 0.5 माइनस करें तो 1.5 हो जाएगा बस। अब एक और है O2 2 माइनस, इसका मतलब ये है कि 2 बार 0.5 माइनस कर दो, O2 कितना होता है, 2 होता है। अब 2 में 2 बार 0.5 माइनस, यहाँ पर 2 माइनस है ना, जो 2 बार आप कर दो 0.5 माइनस, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बस खत्म। ऐसे ही करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक याद कर लो। अब देखो O2 का 2 है, O2 का 2 है, ठीक है, O2 प्लस है कितना, 2.5 है, हाँ O2 2.5 है, O2 का 2 है, ठीक है, O2 माइनस है कितना, 1.5 है, हाँ, और O2 2 माइनस का 1 है, इसका मतलब ये सही ऑर्डर है, तो ये सही हो गया। C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इनटू डी जनरेट। देखो जब C2 मॉलिक्यूल के हम जब एमओटी डायग्राम तो नहीं, मतलब ये बेसिक जो फॉर्मूला हम बनाते हैं होमोडायटोमिक का, वो उसमें क्या होता है कि 2 डिजेनरेट p ऑर्बिटल होते हैं क्या, उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं वो क्या डी जनरेट में जाते हैं p ऑर्बिटल के अंदर में। देखो अब ये क्या है, C2 है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 12 इलेक्ट्रॉन से इसमें sp मिक्सिंग अलाउ होगा, सिग्मा पीजेड जो हो जाएगा वो बाद में आएंगे, ठीक है, मतलब ये जो सिग्मा पीजेड होगा वो पाई की इधर आएगा, पाई के बाद में आएगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो बस मैं फिर भी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ से आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py और सिग्मा 2pz। यहाँ पे sp मिक्सिंग अलाउ होती है, जिस सिग्मा 2pz एनर्जी जो होती है नॉर्मल केस में ज्यादा हो जाता है पाई से, लेकिन जब डायग्राम बनाओगे ना तो उसकी sp मिक्सिंग मतलब होता है अलाउ होता है, जब डायग्राम बताओगे तो उसकी एनर्जी गैप कम हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर अलाउ हो जाती है sp मिक्सिंग। अब देखो इलेक्ट्रॉन 12 करना ना, 2 इसमें भरो, 2 2 2 8 हो गया, 9 10 11 12। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ रहे हैं वो देखो ये डिजेनरेसी, तो डिजेनरेसी का मतलब क्या होता है, ये पता है ना, डिजेनरेसी, डिजेनरेट का मतलब जिसकी एनर्जी सेम हो, एनर्जी इक्वल हो, एनर्जी इक्वल है ना, पाई 2px इक्वल टू पाई 2p आओ, किसमें देखो ना, 2 डिजेनरेट p और मॉलिक्यूलर में, p में तो है, p में तो ही है, मतलब डिजेनरेट है ना, मतलब सही है, ये सही करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला, इनकरेक्ट, ऑप्शन कौन होगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगी 14 का 2, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन में BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, BF3 प्लेनर है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये पता है, हमें भी पता है और आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। देखो BF3 पहले लोग स्ट्रक्चर बनाओ, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं,
ओके, अब यहाँ पर देख लेना बच्चे कि BF3 जो होते हैं इसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या होता है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp3 सॉरी sp2 सॉरी आई एम सो सॉरी sp2, इसकी हाइब्रिडेशन sp2, कौन सा sp2 सॉरी sp2, बाकी कैंसिल मारो, 1 और 4th ऑप्शन होने की चांसेस ज्यादा है। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा ऑप्शन 4th इज करेक्ट आंसर। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व करना है, क्वेश्चन इजी है तो थोड़ा फटाफट करो। ओके, अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन, फिर मैच द फ्लोइंग आ गया, फिर वही चीज बार बार रिपीट, मैंने बोला ना बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। PCl5 TBP होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, कौन सा ऑप्शन है ये आपका ए का 4th हो जाएगा। ए का 4th कौन सा है, ये और ये कैंसिल करो ये सब, क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन करो। SF6 में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, देखो पहले सल्फर का पता कर लो, वैलेंस कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 सिग्मा बॉन्ड बनाते कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो सिग्मा बॉन्ड है 6 है, मतलब sp3d2 हो जाएगा, मतलब 6 ऑक्टाहेड्रल की बात आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल कौन सा है, B का 3 है, B का 3 कौन सा है, B का 3 यहाँ भी है यहाँ भी, ले भाई और ऑप्शन। ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, मैंने पहले बताया, अभी पिछली वीडियोस में पिछले क्वेश्चन में मैंने आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी का, सॉरी कौन सा मैच कर रहा है, सी का स्क्वायर पिरामिडल कहाँ गया, सी का 1 है, कौन सा ऑप्शन है, यहाँ देखो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 16 का 2 आंसर। ठीक है, मैं जाके थोड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता दो, प्रीवियस क्वेश्चन बताया, BF3 का बताया ना अभी मैं क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर तो BF3 का होता है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है ना, कौन सा ये देख लो ना, बस D का 2 हो जाएगा, D का 2 यहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर 16 का 2 हो जाएगी। ओके, अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लो। 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन पोलर नेचर। देखो नॉन पोलर बताया, मतलब कि इसका मतलब साफ है कि नॉन पोलर मतलब डायपोल मोमेंट जीरो की बात कर रहा है, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा वही तो नॉन पोलर होता है, बेसिक यहाँ समझना है। अब स्ट्रक्चर बनाओ, NO2 स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ये कुछ ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते, एक लोन पेयर यहाँ पे होते, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से बनते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और म्यू की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी। ठीक है, POCl3 देख लो, ये कुछ ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर म्यू जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर देख लो ना, अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा लेकिन म्यू के बराबर जीरो थोड़ी होगा, नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। CH2 वाला देख लो, इसमें देख लो, इस केस में देख लो, ये फॉर्मल्डिहाइड है तो इसकी पूरी वेक्टर अपनी तरफ जाएगा तो इसकी म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब इसमें देखो SbCl5 में SbCl है, ये TBP केस में है, सिंपल TBP वाला केस है। यहाँ पर देखो या ये तो चांसेस ज्यादा है, ये इधर खींचेगा अपनी तरफ, ये पूरा अपनी तरफ खींचेगा, ये पूरा अपने ऑल ओवर इधर खींचेगा और पूरा ऊपर अपने खींचेगा, इधर खींचेगा, मतलब यहाँ पर कैंसिल होने के चांसेस है वेक्टर, तो यहाँ पर जीरो के बराबर होगा, मतलब जीरो के बराबर ही हो जाएगा। जो जीरो के बराबर डायपोल मोमेंट हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, नॉन पोलर, तो ऑप्शन आपका 4th इज करेक्ट आंसर। 14 का सॉरी 17 का क्वेश्चन जो होगा 4th करेक्ट हो जाएगी। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। अब वो सेट मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। देखो बोरन ट्राइफोल्डाइड BF3 की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, क्या जीरो होता है, हाँ जीरो ही तो होता है, देखो ना इधर गया खत्म, जीरो ऑल ओवर कैंसिल आउट, जीरो, ये जीरो होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब HF की बात कर रहा है, ये जीरो नहीं होता, सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जीरो नहीं होता, ये कैंसिल। नाइट्रोजन ट्राइफोल्डाइड NF3 की बात कर रहा है, क्या NF3 के डायपोल मोमेंट जीरो होती है, नहीं ना। अमोनिया का बस ये कहो कि अमोनिया का ज्यादा होता है NF3 से, लेकिन NF3 जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो जीरो नहीं होता ये, तो ये भी कैंसिल। जहां जीरो की बात कर रहे हैं ना, हम ऑप्शन और देखे ही क्यों, बाकी क्यों देखने की जरूरत है, जीरो तो हो ही गया ना, बस खत्म। अब देखो बोरॉन ट्राइफोलाइड, हाँ ये जीरो होता है। बेरिलियम डाइफोलाइड BF2 की बात कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा होता है ना, हाँ ये इधर कैंसिल, ये कैंसिल, हाँ ये जीरो होता है, ये भी जीरो हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जीरो होता है, पता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये देख लेना एक बार, ये कुछ ऐसा होता है ना। अब सिंपल देख लो ना, ये वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो जीरो तो ही हो रहा है ये भी, तो ये भी जीरो हो रहा है, मतलब इसका आंसर करेक्ट थर्ड हो जाएगी जीरो। ठीक है, लेकिन याद रखना 1,3 डाइक्लोरो जो बेंजीन होता है ये जीरो नहीं होता है, आप देख लेना ये वाला, ये जीरो नहीं होता है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऐड हो रहा होता है वेक्टर, तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होती है। लेकिन हाँ ऑर्थो वाला का जो ज्यादा होता है 1,2 डाइक्लोरो जो बेंजीन होता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है म्यू, उससे कम होता है मेटा वाला, और पैरेलल में जीरो ही होता है, लेकिन हाँ मेटा वाला में जीरो नहीं होता, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, इसका ऑप्शन 18 का थर्ड करेक्ट हो जाएगी।
अब देखो 90 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मोलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। अब कौन सा मोलिक्यूल जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देखो इसको एमओटी से आप बता सकते हो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, लेकिन आपको टाइम कम है, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो वहां से पता कर लोगे। जैसे हीलियम, देखो हीलियम एक नोबल गैस होता है, ठीक है, नोबल गैस होता है, और नोबल गैस हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है, नोबल गैस सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में ही होता है, और ये आपको शो करता है गैस फॉर्म में। तो यहाँ से He2 कभी शो नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम एमओटी से पता करें कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर देखो हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब हीलियम 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एमओटी का स्ट्रक्चर मतलब एमओटी का जो फॉर्मूला वो बताओ, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। बस आगे हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि हमें 4 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ, तो यहाँ देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो अब देख लो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, 4 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया। बाकी हमको लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब इसको निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 0/2 मतलब 0। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ही 0 तो एग्जिस्ट थोड़ी करेगा, नहीं करेगा ना, तो बस खत्म ना। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका 4th करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप कंफर्म लगा सकते हैं कि वो ऐसे सोल्व होते हैं। यस, ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना है, लेकिन आपके पास टाइम एग्जाम में कम होगा तो इतना थोड़ी करोगे। हीलियम दे रखा है, हीलियम नोबल गैस होती है, डायटोमिक फॉर्म में नहीं होता है, गैस फॉर्म में, एटम फॉर्म में होता है, बस खत्म, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको नीट 2020 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मॉलिक्यूल दे रखा है, फिर ज्योमेट्री बताना है। अब क्या बताना, रॉन्गली मैच, किसका रॉन्ग है। तो अमोनिया जो होता है ट्रायगोनल पिरामिडल है, ये सही है। PCl5 का ट्रायगोनल प्लेनर होता है, नहीं, TBP होता है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। प्लेनर कहां से हो गया, TBP PCl5, ये देखो ऐसा होता है, ये प्लेनर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक्सियल में भी तो होता है ना, तो ये प्लेनर कहाँ है, ये प्लेनर तो है ही ना, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है, तो ये गलत हो गया। SFC ऑक्टाहेड्रल, हाँ ये सही है। BCl2 लीनियर, BCl2 लीनियर है ना, लीनियर, ये भी सही है। कौन सा रॉन्ग मैच है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, रॉन्ग है ये, ओके। अब देखो बच्चे 21 क्वेश्चन देख रहे हो, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है, द मैच द कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस द वैलेंस VBT के अकॉर्डिंग बताना, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल क्या है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है, हाइब्रिडेशन दे रखा है, बताओ कौन सा क्या है। देखो 4 अस्टेरिक नंबर है, sp3 है, किस में जाएगा, किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल में जाएगा ना, किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल में जाएगा, मिलाओ ना टेट्राहेड्रल, ठीक है, मतलब A का 3 मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन है, काटो, ऑप्शन देख लो भाई, ये ऑप्शन एक छुप गया नीचे, ठीक है, ऑप्शन देख लो, ये थर्ड है, ये को काट दो, बस 2 ऑप्शन गया हमारे हाथ से। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, इसमें एलिमिनेट करके देखना है करेक्ट आंसर कौन है, ओके। अब देखो 4th है, DsP2 है। अब देखो 4th है, ये भी टेट्राहेड्रल ही है, 4th स्टेरिक नंबर टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पर 2 चीज आता है, एक sp3 आता है टेट्राहेड्रल का, लेकिन यहाँ पर DsP2 ये स्क्वायर प्लेनर की बात कर दिया, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। याद रखना, जब भी टेट्राहेड्रल में स्टेरिक नंबर 4 आता है तो या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होने की चांसेस है, ठीक है, या फिर आपको चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ट्रायगोनल पिरामिडल के भी चांसेस है, लेकिन वो आपको स्ट्रक्चर से पता लगता है। लेकिन यहाँ पर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल के हिसाब से हो रहा है, इनर ऑर्बिटल, ओके, इनर ऑर्बिटल। और किसी में बोलती है, इसमें आपको कोऑर्डिनेशन पढ़े होगा, आपको पता होगा कि DsP2 इनर ऑर्बिटल की वजह से ही आता है। और इनर ऑर्बिटल आता कैसे है, कहते आता है लोअर स्पिन से आता है, लोअर स्पिन से, बस ये आगे की बात है, कोऑर्डिनेशन आप पढ़ा होता पता होगा बेसिक। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, देखो स्क्वायर प्लेनर आपको B का आ जाता है 4th, है ना, B का 4th कहाँ है, ऑप्शन B का 4th, ले ऑप्शन करेक्ट। तो 21 का आपका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाए, यहाँ से निकल गया हमारा, बस बाकी और देख लेते हैं। अब ये स्टेरिक नंबर 5 है, sp3 क्या होगा, TBP हो गया ना, TBP ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ले भाई तुम्हारा C का ऑप्शन 1 हो जाएगा, मतलब C का 1। अब देखो C का 1 यहाँ भी है। अब D2sp3 है, D2sp3 मतलब sp3 D2 ही बोल रहे हैं इसको, ये इनर ऑर्बिटल के अंदर में आ गया। 6 से ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो समझ में आ रहा, ये इनर ऑर्बिटल दे दिया है, sp3 D2 जो होता है ये आउटर ऑर्बिटल हो जाता है, ठीक है, और ये जो है इनर ऑर्बिटल है, वही बात मैंने आपको बताया, जस्ट वही चीज है। तो D का 2 हो जाएगा, है ना, D का 2 ऑप्शन करेक्ट। 21 का थर्ड इज करेक्ट आंसर, ओके। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं इस वीडियोस का। 22 क्वेश्चन में विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामैग्नेटिक, लो अब इसमें मैं क्या बताऊं, अभी जस्ट बताया O2 पैरामैग्नेटिक होता है, बस
अब इसमें कुछ बताने की कुछ जरूरत हमें हमारी पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी ना। O2 पैरामैग्नेटिक ही होता है, N2 आपका डायमैग्नेटिक होता है, H2 भी आपका डायमैग्नेटिक होता है और Li2 भी आपका डायमैग्नेटिक होता है। बस तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। कैसे होगा मैंने आपको जस्ट बता दिया है, O2 पैरामैग्नेटिक कैसे हुआ अपनी प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया है। आप MOT का जो मेन इसका फॉर्मूला होता है डायटोमिक का, होमो डायटोमिक का, वहां से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा। जितने भी डाय होमो एटॉमिक्स होते हैं, डायग्राम ना भी बताते हो तो नॉर्मल आप सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2 करोगे। बस ध्यान रखना sp मिक्सिंग और sp मिक्सिंग नोट, इसमें ध्यान रखना है 14 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला बात जो होती है उसमें sp मिक्सिंग अलाउ होता है, तो वहां पर sp मिक्सिंग आपको अलाउ आती है। बाकी जो O2 और F2 केस होता है उस केस में sp मिक्सिंग अलाउ नहीं होती, जो सिग्मा पीरियड पहले आ जाता है और जब हम डायग्राम बनाते हैं तो वहां तक वो क्लियर पता लग जाता है, उसके बीच में एनर्जी गैप बहुत दूर हो जाती है, जिसकी वजह से sp मिक्सिंग अलाउ नहीं होती। आई होप इस क्वेश्चंस में जितने भी मैंने सोल्व किया 22 क्वेश्चंस, ठीक है, लास्ट 8 ईयर जितने भी यहाँ तक गया है 19 तक मैं लेके गया हूँ, तो जितने भी सोल्व किया हो आई होप आपको वीडियो समझ में आए होगी, क्वेश्चंस काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आए होगी। कुछ क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट में जरूर अपनी राय रखना, अपनी बातें रखना, मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को कमेंट में। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स हो गया, धन्यवाद, जय हिंद।